बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 2 दिन गैर हाज़िर रहा हूं और 2 दिन जो खबरें मार्केट में रही हैं बहुत ज़्यादा, इन उनमें एक तो लाहौर हाई कोर्ट के मिनिस्टर जस्टिस शाहद करीम जो हैं, उन्होंने एक हुक्म इम्तनाई जारी किया है कि मोटरसाइकिल जो हैं सरकार दे रही है तलबा व तालिबात को, वो उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। और अजीबोगरीब किस्म के रिमार्क्स जो हैं और फिर तबसरा हो रहा है, तनकीद हो रही है। ये शाहिद करीम साहब कौन हैं, जज कैसे बने थे, इस पर बात करेंगे। और फिर वकला की हड़ताल, वकला की हड़ताल जो है जी लाहौर से शुरू हुई जनाब, और पूरे पंजाब में हड़ताल का सिलसिला जारी है। और आज 13 मई को भी वकला जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। ये क्या मामला है? और रेफरेंस की बातें हो रही हैं जनाब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जनाब, उनके खिलाफ रेफरेंस जो है वो फाइल किया जाएगा। ये मामला शुरू हुआ जनाब जो पिछले चीफ जस्टिस हैं ना, मोहम्मद अमीर भट्टी साहब, उनके दौर में उन्होंने ये फैसला किया था कि जो ऐवाने अदल में अदालतें हैं, सिविल अदालतें, उन्हें तहसील की सतह पर मुंतकिल कर दिया जाए। पूरे लाहौर की अदालतें यहाँ पर ही थी, तो उन्होंने जो सिविल अदालतें थी वो मॉडल टाउन कचहरी में शिफ्ट कर दी थी अमीर भट्टी साहब ने। तो वकला ने उस पर हड़ताल कर दी। कुछ 3 माह तक वकला जो हैं वो हड़ताल पे रहे हैं। और उसके बाद जब मलिक शहजाद अहमद खान साहब जो हैं, ये अब चीफ जस्टिस हैं, ये जब चीफ जस्टिस आए तो गुड जस्टिस के तौर पे उन्होंने खैर सगाली के तौर पे वकला ने हड़ताल ख़त्म कर दी। और ये तवक्को ज़ाहिर की उन्होंने कि नए चीफ जस्टिस हैं, ये अदालतें जो है वापस जो ऐवान अदल है वहाँ, वो मॉडल टाउन से वहाँ वो दोबारा वहाँ शिफ्ट कर देंगे। वकला का ख्याल ये है कि जनाब ये हम पहले मॉडल टाउन जाते हैं, यानी वकला की वकालत में फ़र्क पड़ता है ना। साइलिन के लिए तो सहूलत है, लेकिन वकला की वकालत जो है उस पर फ़र्क पड़ता है। वकला ने कोशिश की कि नए चीफ जस्टिस हैं, शायद उनके मुतालबात वो मान ले, लेकिन वो मुतालबात नहीं माने गए। वो अपने मौक़िफ़ पे, पुराने मौक़िफ़ पे कायम रहे, क्योंकि वो सिर्फ चीफ जस्टिस का फैसला नहीं था। वो जो हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी है जिसमें 7 सीनियर तरीन जज होते हैं, उनका फैसला। और मलिक शहजाद अहमद खान साहब जो हैं, ये भी ज़ाहिर है इंतज़ामी कमेटी का हिस्सा थे। तो अब तो सरबराह हैं इंतज़ामी कमेटी के चीफ जस्टिस, बल्कि पूरी जो पंजाब की अदलिया है उसके सरबराह हैं। तो उन्होंने वही जो पुराना फैसला था उसको बरकरार रखा। वकला के पास अपने मुतालबात मनवाने का एक ही तरीका होता है जनाब, लड़ाई, मारकटाई, हड़तालें और फिर वो जलसे जुलूस, इस टाइप। 8 मई को वकला जो है वो जनाब सड़कों पर निकले हैं और वो हाई कोर्ट आना चाहते थे। पुलिस आ गई, रोका हुआ था, पुलिस ने नहीं जाने दिया। शेलिंग हुई, आंसू गैस फेंकी गई, वकला की तरफ से पथराव किया गया, पुलिस वाले भी जख्मी हुए, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। मलिक शहजाद अहमद खान साहब के हवाले से जो मेरा तासर है कि ये एक दिलेर जज है, जो मुझे लगता है, जो मैंने इनके फैसले देखे हैं। बल्कि मेरे इल्म में है कि जब हम ख्याल जजों का बड़ा ज़ोर था, तो उस वक्त भी ये हम ख्याल जजों की ख्वाहिश के बरक्स फैसले देते रहे। मलिक शहजाद अहमद खान साहब खुद भी वकला के रहनुमा रह चुके हुए हैं, बार के सदर रह चुके हुए हैं, और फिर 2007 की वकला तहरीक में बड़ा सरगर्म किरदार था इनका। अब वकला के हवाले से पता नहीं एकदम इनका रवैया जो है वो, एक तो ये हुआ मामला कि जो 780A के मुकदमात की बात कर रहे हैं वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज करवाए जा रहे हैं, वो कुछ 6-6 माह पुराने या उससे भी ज़्यादा पुराने जो पुराने वाक़यात हैं, उनकी बुनियाद पे चीफ जस्टिस साहब ने कुछ मुकदमात दर्ज करवाए हैं कि जज से लड़ाई की, फलां वकील ने, फलां ये वो, जो जैसे वकला का एक वतीरा है, तो उस ज़ाहिर है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता अदलिया में। अगर अदलिया का हेड जो है, सरबराह है, वो सख्त मौक़िफ़ नहीं अपनाएगा, तो फिर नीचे वाले जजेस बेचारे क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए वकला पे। एक तो वकला वो कह रहे हैं जनाब 780A के तहत हमारे खिलाफ मुकदमात क्यों करवा दिए, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें, वो एक मुतालबा कर रहा है। दूसरा मुतालबा उनका ये है कि जो अदालतें हैं वापस लाई जाएँ ऐवान अदल। बज़ाहिर ये सूरत-ए-हाल बनी हुई है, और इन्होंने इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 1-2 दिन पहले इन्होंने जो एक डायरेक्टर जनरल होता है लोअर जुडिशरी का, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का उसको कहते हैं, डीजी, वो ख़ातून है अबर गुल साहबा। तो इन्होंने एक लेटर जो है, एक मुरासला जारी करवाया है, जिनके चीफ जस्टिस के हुक्म पे डायरेक्टर जनरल जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उन्होंने एक मुरासला जारी की है। और उसमें कहा कि जनाब ये जो तालाबंदी का था, लॉकडाउन वगैरह अदालतों का, उस पर ज़ीरो टॉलरेंस,
जो वकील हड़ताल करवाने के, ज़ाहिर है वकील जब आते हैं जत्थे बन के, जो ओहदेदारान होते हैं वो उनकी सरबराही में, तो अदालतों में आते हैं, आके जज से रिक्वेस्ट करते हैं। हाई कोर्ट में तो रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन लोअर जुडिशरी में वैसे ही वो वकीलों को कहते चलो जी निकलो निकलो बाहर, निकलो बाहर, हड़ताल होगी हड़ताल होगी। वो कहते हैं वो नहीं होगी, और उनके खिलाफ जो है ना बिला इम्तियाज़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और मुकदमात दर्ज होंगे जो अदालतों में ये करेगा। ज़ाहिर है ये अदालत के तकद्दुस का मामला भी है, और उनका जब सिक्योरिटी है जो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब जो वकला अदालतों में तौहीन-ए-मेज़ रवैया इख्तियार करेंगे इस हवाले से, तो उनके नाम जो हैं वो कंप्यूटर ब्रांच को दिए जाएंगे, हाई कोर्ट की और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की, और वो उनको ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी फिर वो वकालत नहीं कर सकेंगे। एक तरह से उनका लाइसेंस जो है वो मुअत्तल हो जाएगा। और मुरासले में एक ये बात भी कही गई है कि जो वकला तौहीन-ए-मेज़ रवैया रखते हैं, उनके जो मुकदमात हैं वो दूसरे स्टेशंस पर भेज दिए जाएंगे, और फिर वो कहते हैं जनाब दीगर कानूनी चाराजोई है वो भी की जाएगी। और लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि बार और बेंच के माबैन गुफ्त शनीद के लिए एक आला सतह की कमेटी जो है वो कायम की जाएगी, जहाँ ज़ाहिर है जिसमें जजेस भी होंगे और वकला भी होंगे, लेकिन साथ ही ये कहा है चीफ जस्टिस की तरफ से कि वो शायद उस गुफ्त शनीद का हिस्सा ना हो। उनके खिलाफ रेफरेंस भेजने की बातें भी शुरू हो गई हैं। वकला की तरफ से जनाब बड़ी सख्त किस्म की बातें की जा रही हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ, और कहा जा रहा है कि जनाब चीफ जस्टिस ने जो अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, बहुत सारे मामला हैं, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। और एक इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि उनकी साहबजादी की गाड़ी के नीचे आके दो शख्स जो हैं राहगीर जो हैं वो जाँ बाक हो गए थे, और शायद तनोली फैमिली से उनका ताल्लुक था, दोनों के नाम के साथ तनोली लगता है, जो वकला कहते हैं, वो तो बकौल वकला जी मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर वो गाड़ी जो सपुर्दारी पे निकलवाई गई वो भी हाई कोर्ट के बंदे ने निकलवाई, ज़ाहिर है वो गाड़ी पकड़ी गई होगी, और फिर उनके साथ जो मामला है दिए शेर दे के जो भी उनके साथ मामला जो है वो फिर उन्होंने अपना मुकदमा जो है वो वापस ले लीजिए, कार्रवाई नहीं चल सकी। वो कहते हैं इस तरह जनाब इन्होंने अपना असर व सूख इस्तेमाल किया बचाने के लिए अपनी साहबजादी को। ये जो अदालतों की मुंतकिली वाला मामला है ना, ये तो मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के दौर में, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, उनके दौर में था, और मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के हवाले से भी सुना जा रहा है कि कोई स्कैंडल जो है वो सामने आ रहा है कि उन्होंने उनके दौर में जो है ना वो मातहत अदालतों में बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई, और फिर हाई कोर्ट तोड़ तोड़ के नई हाई कोर्ट बनाई गई, और बिल्ड यार एक कंक्रीट का पहाड़ सा बना दिया गया, और रेस्ट हाउसेस जो हैं अदलिया के हाई कोर्ट्स के उनकी रेनोवेशन, वहाँ तमीरात, इस तरह का मामला है। और उसको लोग ये जोड़ रहे हैं कि जो एक होती है लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी, उसमें जो 7 जजेस होते हैं उनके ज़ुबाना मुख्तलिफ काम होते हैं। ये चीफ जस्टिस जो बिल्डिंग के मामला हैं ये चीफ जस्टिस नहीं देखते हैं आमतौर पे। ये चीफ जस्टिस बनने से पहले मोहम्मद अमीर भट्टी साहब जो हैं, इनके पास जो बिल्डिंग वगैरह के मामला थे, कंस्ट्रक्शन के, तरक्याती ये जो काम शाम होते हैं, ये उस कमेटी के सरबराह थे। तो फिर जब ये चीफ जस्टिस बने थे, इन्होंने जो कमेटी है ना वो वाली, कंस्ट्रक्शन वाली, बिल्डिंग वाली, वो अपने पास रखी, और फिर वो एक शायद पुल भी बनवा रहे हैं रावलपिंडी में, वो जो हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच है वहाँ तक जाएगा, इस तरह के मामला शामलात, और लोग जोड़ रहे हैं उसको। जो इनके दामाद थे अली अफजल शाही साहब, वो भी मवासलात व तमीरात के वज़ीर थे, ज़ाहिर है उन्हीं के हाथों सारे काम शाम होने थे, उन्हीं की वजारत के मुतहत थे। तो लोग ये कह रहे हैं जनाब इस हवाले से भी कुछ स्कैंडल जो है वो सामने आ सकते हैं, बातें की जा रही हैं। अब आते हैं जनाब शाहद करीम साहब की तरफ। शाहद करीम साहब जो हैं जनाब नवंबर 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के जज बने थे। ये जज कैसे बने थे इससे पहले हम बात करते हैं कि जो उनके रिमार्क्स हैं जिनकी बुनियाद पे उनके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, सख्त तनकीद की जा रही है। शाहद करीम साहब आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के लिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ जो खुसूसी अदालत बनी थी ना, उसके मेंबर थे, और इसी अदालत ने उन्हें सज़ाए मौत सुनाई थी। वकार सेठ साहब जो इस अदालत के सरबराह थे, और ये शाहद करीम साहब और सिंध हाई कोर्ट के एक जज जो हैं ये उसके रुकन थे, और ये 2-1 से फैसला आया था। परवेज़ मुशर्रफ को जो सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया गया था वो 2-1 से, सिंध वाले जज ने उन्होंने इख्तिलाफ किया था, उन्होंने बरी किया था, लेकिन इन 2 जजों ने, वकार सेठ ने और शाहद करीम साहब ने, इन्होंने जो सज़ाए मौत का उन्हें हुक्म सुनाया था। वो बाद में क्या हुआ वह एक अलग मामला है, लेकिन ये बड़ी जुर्रत का काम था, ये जो हुक्म सुनाया गया था। तो अब जो है शाहद करीम साहब, वो उनके बारे में बस अजीबोगरीब किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं। ये जो रिकाउंटिंग वाले मामला थे कि बहुत सारे जो रिकाउंटिंग के केसेस थे जिनमें
जो PTI वाले लोग जीते हुए थे, रिकाउंटिंग में वो हार गए और फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और शाहद करीम साहब की अदालत में जो भी दरखास्तें गई, उन्होंने तमाम अदालतें जो हैं वो तमाम दरखास्तें जो हैं वो मंजूर कर ली और जनाब जो रिकाउंटिंग का हुक्म था इलेक्शन कमीशन का, उसे कलअदम कर दिया। इस पे भी लोग जो हैं, जो कानूनी माहरीन हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब तकनीकी बुनियादों पे एक जीते हुए बंदे को दोबारा, यानी जो गिनती में जीता हुआ है, वो ज़ाहिर है ज़्यादा वोट आए हैं तो वो जीता है ना, तो सिर्फ गिनती, दोबारा गिनती का हुक्म जो है तकनीकी बुनियादों पर अड़ा दिया इन्होंने, जबकि हकायक कुछ और कह रहे थे। और फिर ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी का मामला है, वाक़याती शहादतें दरकार हैं इसमें, लेकिन इन्होंने रिट जुडिक्शन में ही उसे उड़ा दिया और अब पता ये चला है कि आइंदा हफ्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इन दरखास्तों की भी जो ज़ाहिर अपीलें शपीलें गई हैं उनकी समाअत जो है वो होने वाली है। और दूसरा जो मामला है, जो ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स वाली बात है और जो हुक्म इम्तनाई वाली बात है, ये केस है साल से चल रहा है। ये स्मोक के तदारक के लिए, माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए एक केस चल रहा है। उसमें कई कमीशन बने हुए हैं, एक वाटर कमीशन बना हुआ है ज़ेर ज़मीन पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और फिर एक माहौलियाती कमीशन जो है वो बना हुआ है। तो अब इस हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं कि जनाब अदालत कमीशन कैसे बना सकती है और इतना लंबे अरसे के लिए। ज़ाहिर है जो कमीशन बनाया जाता है उसे तनख्वाह शनख्वाह भी दी जाती है। पहले जो अली अकबर कुरैशी साहब जो हैं जस्टिस, वो ये जो केस है ये वो सुना करते थे और जब वो रिटायर हो गए तो फिर उन्हें ही कमीशन मुकर्रर कर दिया गया। जनाब आप ही देखें इस मामलात को, उन्होंने कुछ अच्छे भी काम भी किए हुए इस कमीशन ने, स्मोक के तदारक के लिए भी, और फिर माहौलियाती आलूदगी के हवाले से उसमें ट्रैफिक को भी लेके बैठ जाते हैं और फिर जुर्माने शर्माने जो बढ़ नहीं गए थे पिछले दिनों, वो सारे जनाब यहाँ से वन वे बना दें, यहाँ से वन वे क्यों बनी हुई है, इस तरह की बातें शातें हुई। ये पॉलिसी मैटर्स होते हैं। जो 199 के तहत, आइन के आर्टिकल के तहत जो रिट जुडिक्शन है ना अदालत की, वो सिर्फ कानून की अमलदारी के लिए होती है। यानी एक बंदा जाता है अदालत में, वो कहता है जनाब कानून ये है, इस कानून पर अमल नहीं किया जा रहा, आप इस जुडिक्शन को इस्तेमाल करें, कानून की अमलदारी के जो आपका दायरा इख्तियार है उसको इस्तेमाल करें, अपने इख्तियार को, और ये हुक्म जारी फरमाएं। यानी जहां कानून की वायलेशन हो रही होती है वहां नया कानून नहीं बन सकता, ये नहीं कह सकते। और दूसरी ये बात कि जो पॉलिसी मैटर्स होते हैं हुकूमत के, उनमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, ये तयशुदा अमर है। जो दरखास्तें अड़ानी होती है ना इन्होंने पहली दूसरी पेशी पे, तो उसमें यही कहते हैं, बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी हैं, 4-4 लाइनों की जजमेंट होती है जनाब वो, कि जनाब ये पॉलिसी मैटर है, इसमें अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, 199 कदर नहीं कर सकती। बहरहाल इन्होंने अब इस हवाले से कई रूटों पे भी कोई और बहुत सारे मामलात में कुछ ऐसे अहकामात जारी किए हुए हैं, जैसे एक नया कानून एक आप कह सकते हैं वो बन गया हुआ। मसलन इन्होंने ये जो जश्न बहारां के हवाले से नहर के ऊपर जेल रोड से माल रोड तक, उन माल रोड से थोड़ा सा आगे तक कनाल रोड में मुख्तलिफ जगहों पे ना वो लाइटिंग का इंतज़ाम किया। और पिछली पेशी में मुझे याद है कि इन्होंने कहा था कि जनाब ये क्या, ये तो सारी खूबसूरती ज़ाया कर दी है आप लोगों ने, ये लाइटें शाइटें लगा के, ये क्यों लगाई हुई हैं। अब उन्होंने जब स्टे किया ना मोटरसाइकिलों वाला, तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब PHA से उन्होंने रिपोर्ट तलब की है कि जनाब ये बताएं कि जब नहर पर लाइटिंग की हुई है ना, उस पर कितने अखराजात आ रहे हैं। PHA शहर की खूबसूरती के लिए इकदाम कर सकता है, मैंने अर्ज़ करी ये पॉलिसी मैटर है, लेकिन जज साहब का ये ख्याल है, जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी उससे ये लगता है कि जो लाइटिंग पे खर्चा किया जा रहा है, इसकी बजाय दरख्त वगैरह लगा लेते, पौधे शौधे लग जाते। और फिर दूसरी जो मोटरसाइकिलों वाली बात है, वो जो मैंने अर्ज़ किया ना कमीशन बनाया हुआ उन्होंने, तो वो जनाब कमीशन जो है उसने ये रिपोर्ट दी कि जनाब 1000 मोटरसाइकिल दे रही है सरकार, जो है वो मेरे ख्याल 70 cc के बराबर मोटरसाइकिल हैं, वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल दे रहे हैं, बाइक्स, और जो 19,000 है वो पेट्रोल वाले मोटरसाइकिल हैं, वो दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो उन्होंने कहा जनाब ये रोक दें आप। उन्होंने कहा कि जनाब ये वैसे बात तो ठीक है उनकी कि इनको लोगों को, बच्चों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की तरकीब दी जाए, इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएँ, स्कूलों और कॉलेजों को ट्रांसपोर्ट फ्राहम की जाए, बसें दी जाएँ। तो वो कहते हैं, और साथ ही उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दे दी, रिमार्क्स दे दिए, जिसकी बुनियाद पे उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और उन जो रिमार्क्स हैं
उनकी तइद भी नहीं की जा सकती। वो उन्होंने ये फरमाया कि जो स्टूडेंट है वो वन व्हीलिंग करेंगे। पहली बात तो ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं और 770 सीसी जो मोटरसाइकिल वगैरह होती हैं, तो उन पे तो वन व्हीलिंग बड़ा मुश्किल काम है, कहते हैं कि होती नहीं है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो लड़के हैं ना ये आवारा हो जाएंगे, ये लड़कियों के कॉलेजों के बाहर या स्कूलों के बाहर जो लड़कियों के तालीमी इदारे हैं वहाँ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं पूंडी शूंडी करने जाएंगे, वो कहते पूंडी की आदत पै जाएगी। जिन लड़कों को उनके वालिदैन ने मोटरसाइकिल लेके दिए हुए हैं, वो क्या ये हरकतें नहीं करते, दो नंबरियाँ नहीं करते? उनको भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उनके मामले में भी बड़ी सख्ती है। पुलिस जो है छुट्टी के टाइम और सुबह के टाइम बड़ी गश्त करती है। वो एक डर खौफ जो है वो है उन लोगों को भी। और ये जो है, ये जो गरीब गुरबा हैं जो मोटरसाइकिल लेने की पोजीशन में नहीं है और सरकार उनको मोटरसाइकिल दे रही है और ख़ास तौर पे तालबात जो हैं उनको मोटरसाइकिल दे रही है, तो इस पे जज साहब कह रहे हैं जनाब ये जो है ना बच्चे जो है ना ख़राब हो जाएंगे, आवारागर्द हो जाएंगे, तो ये नहीं मिलने चाहिए। आज 13 मई को इस केस की जो है वो दोबारा समाअत है, उन्होंने रिपोर्ट मांगी हुई है जनाब जो मोटरसाइकिल देने वाला जो प्रोजेक्ट है उसके हवाले से। और उन्होंने कहा था कि जो कुरानंदाजी वगैरह होनी थी, उन्होंने कहा जनाब ये अदालती फैसले से मशरूत होगी। तो लोग ये कह रहे हैं देखें जनाब हवा में उड़ा दिया हाई कोर्ट का हुक्म और कुरानंदाजी कर दी, तो भाई मेरे वो अदालती फैसले से मशरूत की है उन्होंने कुरानंदाजी, कि ठीक है कुरानंदाजी कर लें लेकिन फाइनल जो होगा वो अदालती फैसले से ही होगा। जब अदालतें हुकूमती मामलात में या इंतजामी मामलात में मुदाखलत करती हैं और पॉलिसी मैटर्स जो हैं उनको देखने बैठ जाती हैं, तो फिर बड़ा नुकसान होता है। ये जो मोटरसाइकिलों वाला प्रोजेक्ट है, इस हवाले से भी एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी उन्होंने जज साहब ने। और माजी में भी जो हुक्म इम्तनाई होते रहे हैं, ख़ासतौर पे जो मेट्रो ट्रेन चली थी, तो उस वक्त जो हुक्म इम्तनाई जारी किया था, पहले लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अरसा चला और फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अरसा वो उसका फैसला ही महफूज किए रखा सुप्रीम कोर्ट ने। और जब हुक्म जारी किया तो फिर साथ ही कह दिया इतने दिनों के अंदर अंदर ये इतने एक टाइम पीरियड दे दिया कि बड़ी देर हो गई है। उससे मेरे ख्याल 2 गुना से 3 गुना जो है ना उसका खर्चा लागत जो है उसकी बढ़ गई थी। अब इस पे एहतसाब नहीं होता। अगर किसी इंतजामी कोताही की वजह से कोई प्रोजेक्ट जो है वो लेट हो जाए, तो फिर अदालतें जो है उसकी पकड़ करती हैं, रेफरेंस बनते हैं नैब के, जनाब आपके इन हरबों की वजह से ताख़ीर हुई और ताख़ीर के बाद इतनी लागत जो है उसमें इजाफा हो गया वगैरह वगैरह। जजों को भी तो पूछा जाना चाहिए ना, जजों को कोई नहीं पूछता यहाँ पे। अब आते हैं जनाब शाद करीम साहब के लाहौर हाई कोर्ट का जज बनने का जो किस्सा है वो हम आपके सामने रखते हैं। शाद करीम साहब के जो वालिद मोहतरम हैं फजल करीम साहब, वो भी लाहौर हाई कोर्ट के जज रह चुके हुए हैं, अब तो मरहूम हो गए हैं। तो मैंने देखा उनकी बड़ी इज्जत थी, वो काफ़ी बुजुर्ग थे और जब जजेस से मिलने के लिए आते थे चैम्बर में तो बड़ा उनको मैंने देखा है कि जजेस जो हैं वो रिसीव करते थे बाकायदा उनको चैम्बर के दरवाजे पे और फिर छोड़ने आते थे उनको वहाँ तक, तो बड़ी इज्जत थी उनकी। तो ये जनाब उनके साहबजादे हैं। और ये जो ख्वाजा शरीफ साहब है जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, वो भी अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हुए हैं, तो उनके चैम्बर से इनका ताल्लुक़ रहा है। तो जब वो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब, तो उन्होंने इनका नाम उस वक्त ये जुडिशल कमीशन वाला नहीं था, अभी आया, तरमीम नहीं आई थी उस वक्त, तो 18वीं 19वीं तरमीम अभी उस वक्त तक नहीं आई थी, 2009 की बात है। तो उन्होंने शाद करीम साहब का नाम जो है लाहौर हाई कोर्ट के जज के तौर पे भेजा, यानी जो लिस्ट गई थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास उनमें इनका भी नाम था। उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, उनके बेंच में ये पेश हुए शाद करीम साहब बतौर वकील एक केस में। वो जो जज वाला प्रोसेस चल रहा था उसी दौरान जो है ये उनकी अदालत में पेश होते हैं, तो उनको इनका अंदाज़ वकालत या क्या मामला हुआ उनको पसंद नहीं आया। और फिर ख्वाजा शरीफ साहब ने मुझे ये बताया कि जो रिपोर्ट्स वगैरह थी इनके बारे में, वो भी कहते हैं मेरी तवक्को के बिल्कुल बरक्स थे, मैं कुछ और समझ रहा था, वो कुछ और थी। तो फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब अगर मुखालफत कर रहे हैं तो फिर ये उस वक्त जज नहीं बन सके थे। वैसे मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने बताया कि जब वकील का नाम चला जाए ना जज के लिए, तो फिर उसको अदालतों में पेश नहीं होना चाहिए, उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। उन्हें बताया कि एक बेंच में बैठा हुआ चीफ जस्टिस साहब के साथ, तो पेशावर के एक वकील साहब थे जिनके बारे में ये था कि उनका नाम जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जज के तौर पर रिकमेंड किया वहाँ के चीफ जस्टिस ने। वो कह रहे जो हमारे सामने जो केस था वो फौजदारी नौयत का केस था, लेकिन उन्होंने जितनी भी साइटेशंस दी वो सारी सिविल की थी।
تو اس کے بعد جب ہم چیمبر میں واپس آئے تو چیف جسٹس نے کہا یار اس بندے کا نام جو ہے وہ جج کے لیے آیا ہوا، اگر یہ ہمارے سامنے آج پیش نہ ہوتا تو ہمیں تو پتہ نہیں چلنا تھا کہ جناب یہ تو فوجداری اور سول کے معاملات جو ہیں ان میں فرق ہی نہیں کر پا رہا۔ تو بہرحال پھر وہ بیچارے رہ گئے تھے۔ تو بہرحال اسی طرح کا معاملہ جو ہے یہ شاہد کریم صاحب کے ساتھ ہوا۔ اب یہاں تک تو چلو ٹھیک ہے، شاہد کریم صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اب میں نے عرض کیا کہ فضل کریم صاحب کی ساری عزت کرتے تھے بزرگ جج کے طور پہ، ریٹائرڈ جج کے طور پہ، تو انہوں نے یہ خواجہ شریف صاحب سے کہا کہ یار یہ منڈا رہ گیا۔ تو خواجہ شریف صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ ہو جائے گا۔ تو اس پہ جو فضل کریم صاحب جو بڑے مایوس نظر آئے، انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا اپنے صاحبزادے کے لیے، انہوں نے کہا پھر یہ چیف جسٹس نہیں بن سکے گا۔ یعنی یہ حساب کتاب لگایا ہوا تھا۔ اس وقت جو سنیاٹ کی لسٹ ہے ہائی کورٹ کے ججوں کی، ان میں 12ویں نمبر پہ ہیں۔ اگر یہ 2009 میں ہی چیف جسٹس ہو جاتے، اگر یہ 2009 میں ہی جج ہو جاتے، اگر یہ 2009 میں ہی جج مقرر ہو جاتے تو پھر یہ چیف جسٹس ہوتے یا پھر سپریم کورٹ پہنچ چکے ہوتے، وہ ان کی بات ٹھیک تھی۔ تو بہرحال پھر 2014 میں وہ اس وقت آ گئے تھے چیف جسٹس صدق حسین جیلانی صاحب۔ تو بتایا جا رہا ہے صدق حسین جیلانی صاحب کے جو ذرائع سے حوالے، سپریم کورٹ کے ذرائع کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو فضل کریم صاحب ہیں یہ پھر صدق جیلانی صاحب سے ملے۔ تو پھر انہوں نے جو 2014 میں، اس وقت میرا خیال خواجہ امتیاز احمد صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، تو پھر انہوں نے کہا کو یہ پھر ریکمینڈ کیا گیا ان کا نام، اور پھر یہ 2014 نومبر 2014 میں یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بنے تھے۔ یہ ان کی جج بننے کی کہانی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ رہ گئے اور والد صاحب نے افسوس کا اظہار کیا کہ منڈا ہم چیف جسٹس نہیں بن سکے گا، اور پھر شاید سپریم کورٹ بھی نہ جا سکے۔ تو پھر دوبارہ بہرحال انہوں نے ترجیح دی تھی وکالت پہ کہ جناب جج بن جائے۔ پھر وہ صدق جیلانی صاحب جو چیف جسٹس پاکستان سے، ان سے ملے، تو انہوں نے پھر سفارش کی، اور پھر جو خواجہ امتیاز احمد صاحب ہیں انہوں نے پھر ان کا نام جو ہے، وہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، انہوں نے شاہد کریم صاحب کا نام جو ہے یہ ریکمینڈ کیا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔